हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन को लिए गए हैं। या तो आपके एग्जाम में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, और न्यूज़पेपर में ये बहुत बार टॉपिक रिपीट करता है। ठीक है, तो वहाँ से आपके लिए यहाँ पे कंटेंट को लिया गया है। ठीक है, देखते रहिए क्वेश्चन को। स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये सारा क्वेश्चन रहेगा, सबको डील करेंगे हम लोग एक एक करके। और लगभग 30 से 35 क्वेश्चन होगा मेरे मेरे ख्याल से। ठीक है, ये एग्जाम आपका फोकस्ड रहेगा, ये वाला। आप देख रहे हैं बीपीएससी 72 होगा ना एग्जाम। आप देखोगे टीआरई 4 का एग्जाम होगा फ्यूचर में। आप देखोगे यहाँ पे एसआई का एग्जाम होगा बिहार का, यूपी पीसीएस का एग्जाम होगा, और झारखंड पीसीएस का एग्जाम होगा, और बहुत सारे एग्जाम आपके स्टेट में आते रहते हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। और आप लोग भी अटेम्प्ट लीजिए। इसका आंसर क्या होगा, स्क्रीन पे थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए 5 सेकेंड का टाइम देते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है, उसके बाद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो मुझे लगता है आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे और ऑप्शन को भी देख लिए। यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आलोचक हैं। ठीक है, आलोचक मतलब क्रिटिसाइज करने वाले, हमारे संविधान का जो ना आलोचक भी रहे हैं। तो उन्होंने भारतीय शासन व्यवस्था के लिए अर्ध संघात्मक शब्द, इसको बोलते हैं क्वासी फेडरल। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं क्वासी फेडरल। ठीक है, तो जो अर्ध संघात्मक जो वर्ड है, ये शब्द किसने प्रयोग में लाया था हमारे संविधान की आलोचना करते हुए। तो यहाँ पर देखिए, लास्की, केसी वियर, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर। देखिए ये लोग हमारे संविधान का क्रिटिसाइज क्यों करेंगे, वो किए थे केसी वियर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन ना हर बार रिपीट करता है, हर बार। ठीक है, जब भी संविधान का पढ़िएगा टॉपिक, तो वहाँ पे क्रिटिसाइज करके टॉपिक रहता है, या आलोचना करने वाले लोग रहते हैं। वहाँ पे केसी वियर ने क्या किया है, क्वासी फेडरल शब्द से हमारे संविधान को डिनोट किया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बहुत ही सरल तरीके से ये क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। 5 सेकंड का टाइम देते हैं आपको हम। ओके, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बढ़िया से। मुझे लगता है कि 5 सेकंड हो गया। चलिए, तो 2011 की जनगणना, जनगणना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंसस, के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ना, आप देखोगे सेंसस से लिया गया है। ठीक, क्यों लिया गया है, क्योंकि अर्बनाइजेशन को लेकर जो है ना काफी चर्चा चला था। तो अब एग्जामिनर को क्वेश्चन पूछना है, तो उन्होंने जनगणना जो 2011 है ना, उससे क्वेश्चन पूछा कि सबसे अधिक अर्बनाइजेशन किन राज्य में देखने को मिलेगा। बहुत लोग जल्दबाजी में महाराष्ट्र को टिक कर दिए थे, लेकिन महाराष्ट्र नहीं होगा, ना तमिलनाडु होगा, ना गुजरात होगा। आंसर क्या हो जाएगा, गोवा। गोवा छोटा सा राज्य है, लेकिन वहां पे अर्बनाइजेशन जो है ना बहुत ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा, गोवा। और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट कर रहा है, हर एग्जाम में। अगला प्रश्न को आते हैं। ये देखिए, ये जो है ना अभी के एग्जाम में पूछे गए हैं। मुझे लगता है कि यूपीपीसी या बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि पुष्कर का जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो हिंदू गॉडेस है, ठीक है, ब्रह्मा मंदिर, निम्नलिखित में से किस राज्य में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए। 2 सेकंड का टाइम देते हैं आप लोग को। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ब्रह्मा जो मंदिर है ना, वो किस राज्य में है, ऑप्शन देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं हम लोग, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो ये आप लोग ने पढ़ा होगा ब्रह्म मंदिर को लेकर। ठीक है, तो ब्रह्म मंदिर को लेकर आपने पढ़ा होगा। और ये क्वेश्चन
आपको पेपर में देखने को मिलेगा, मतलब पेपर में ब्रह्म मंदिर के बारे में कभी कभी भारतीय संस्कृति को लेकर क्वेश्चन आते हैं। इसका जवाब क्या हो जाएगा? राजस्थान। याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान इकलौता मंदिर है ये पूरे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आप लोग पढ़िए इसको, 5 सेकंड का टाइम देंगे आप लोग को सॉल्व करने के लिए। चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो पेयर है ना वो सही सुमलित नहीं है। हमेशा क्वेश्चन को पढ़ते समय देखिएगा, वो नहीं पूछ रहा है या हाँ पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना बहुत लोग कंप्लीट पढ़ते ही नहीं है और उसमें क्या होता है, सिली मिस्टेक के चक्कर में क्वेश्चन जाना हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इससे इस सावधानी को आप लोग को बरतना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हिमाचली कुल्लू घाटी, बिल्कुल हम लोग पढ़े भी हैं इसको कि हिमाचल में आपको हिमाचली जो डांस है आपको वो कुल्लू घाटी में देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही। कुली भी हम लोग पढ़े हैं, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। केरल में काइटो टिकल, इसको डॉट में रखते हैं, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत। लास्ट देखते हैं यक्षगान। यक्षगान तो हम लोग कर्नाटक में पढ़ते हैं हम लोग, है ना, कर्नाटक को जानते हैं, यहाँ पर राजस्थान है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। तो जो पूछ रहा था नहीं, ये क्या हो जाएगा? यक्षगान राजस्थान, ये आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। कुछ कुछ फैक्ट होगा जो आपको नहीं पता होगा, लेकिन जब आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं क्लू देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन को आइए, 2 मिनट के लिए पढ़ लीजिए आप लोग। मुझे लगता है कि आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण, ठीक है, कमी पूछ रहा है, पौधे पीले हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? पौधे, पौधे का आपने देखा होगा जो प्लांट होता है उसके पत्ते जो है ना वो क्या हो जाते हैं? पीले हो जाते हैं। तो किस मिनरल्स की कमी के कारण? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ। ऑप्शन ए में दिया है नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, बोरोन। इसका जवाब क्या हो जाएगा? और यहाँ पे ये देखिए, मुझे नहीं पता कि पीला किसके कारण होता है, लेकिन वृद्धि को कंट्रोल कौन करता है? नाइट्रोजन। तो जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है कि किस कमी के कारण पीला हो जाता है और उसका वृद्धि कम हो जाता है। तो वृद्धि का मामले में तो नाइट्रोजन होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। नोट कर लीजिएगा इसको। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे, क्योंकि जब आप पेपर पढ़ोगे ना तो वहाँ पे प्लांट को लेकर जब आर्टिकल छपता है ना तो वहाँ पे नाइट्रोजन के बारे में, फास्फोरस के बारे में, कैल्शियम, बोरोन, ये जो मिनरल्स हैं, ठीक है, इसके बारे में चर्चा किया जाता है। इसलिए इस टॉपिक को हम लोग लिए हैं और आपके जनरल कंपटीशन में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि आपके अगल बगल या आपके इर्द गिर्द जो भी घटनाएं घट रहा है उसके पीछे का रीजन क्या है। ये क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और आपको हम बताएंगे यहाँ पे कि ये टॉपिक को क्यों लिए हैं। यहाँ पर पूछ रहा है, पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, सॉल्व कीजिए अपने आप से, ठीक है। चलिए, यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है ना एक रबी की दलहनी फसल नहीं है। 2 प्रकार की फसल होता है, रबी फसल और दूसरा क्या होता है? खरीफ फसल। तो खरीफ में होता है धान, ठीक है, रबी में होता है गेहूं। ये चीज याद रखिए, क्योंकि बीपीएससी, यूपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस और वनडे एग्जाम जितने भी सीजीएल वगैरह होते हैं सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और लोग फिर भी गलत कर जाते हैं। क्योंकि अभी बीपीएससी का 71 हुआ तो उसमें पूछ लिया कि कौन सा रबी फसल है, तो वहां पे मुझे लगता है कि मटर का ऑप्शन था, वहां पे लोग फिर भी गलत किए हैं सिली मिस्टेक के कारण। तो देखिए, मसूर जो है ना आपका रबी फसल है, चना रबी फसल है, ये फ्रेंच बीन जो है ना आपका जायद फसल होता है, एक जायद फसल उस कैटेगरी में भी आता है और रबी फसल में भी आता ही है। लेकिन जो मूंग आप देख रहे हैं ना, ये जो मूंग है वो आपका अक्टूबर नवंबर में इसको रोपा जाता है, तो ये हो जाएगा खरीफ फसल, ठीक है, क्या हो जाएगा? खरीफ फसल। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। आप समझ पा रहे हैं ना, इसको नोट कर लीजिएगा। और हाँ, सारे ऑप्शन को भी याद रखिए कि मसूर जो आपका रबी फसल में आ गया, चना रबी फसल में, फ्रेंच का बीन रबी फसल में। क्यों? क्योंकि जब अगले बार क्वेश्चन बनेगा ना तो इसी ऑप्शन के साथ हेरफेर करेगा आपका। यहां देखिए, ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि हर एग्जाम में बौद्ध जो टॉपिक है ना, बौद्ध भगवान वाला जो टॉपिक है उसको लेकर क्वेश्चन पूछता है बार बार।
तो क्वेश्चन को 2 मिनट के लिए 5 सेकंड के लिए देते हैं आपको, पढ़िए और सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। आइए, यहाँ पर पूछ रहा है कि जो बौद्ध ग्रंथ है एक तरफ और दूसरी तरफ क्या है, विषय वस्तु है, मैच करना है। तो यहाँ पर देखिए विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, महावंश पिटक, मुझे नहीं पता कैसे सॉल्व करना है इसको, लेकिन देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। विनय पिटक में मुझे पता है कि इसमें नियम वगैरह लिखा हुआ था, जो बौद्ध भिक्षु है ना, उनके लिए नियम वगैरह लिखा हुआ था। तो कहीं ऑप्शन में देखिए नियम है क्या, नियम लिखा हुआ है कहीं पे, बुद्ध की शिक्षा बौद्ध मत शामिल होने का, बालों के लिए नियम, ये देखिए नियम मिल गया। तो विनय पिटक आपका नियम से मैच कर जाएगा। सुत पिटक में क्या लिखा हुआ है और अभिधम पिटक में क्या लिखा हुआ है। सुत पिटक में लिखा हुआ है जो बौद्ध धर्म का जो शिक्षा है ना उसके बारे में, तो ये हो जाएगा। फिर आप देखोगे दार्शनिक मामला अभिधम पिटक, और महावंश पिटक में क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय वंश का इतिहास, ये मैच हो गया। तो यहाँ पर देखिए डी का 1 कौन सा है, डी का 1 ये भी है और ये भी है, ये तो गलत हो गया। फिर देखिए बी का 2 कौन सा है, बी का 2 ये वाला, तो ऑप्शन डी। आप समझ रहे ना, ये आंसर हो गया, नोट कर लीजिएगा इसको। ये क्वेश्चन को देखिए, इसको सॉल्व करेंगे। बहुत न्यूज़ में चलता है ये वाला, न्यूज़ में बहुत आता है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना निर्यात, प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग क्षेत्र है। देखिए निर्यात मतलब वो कौन सा एरिया है जहां पर सबसे अधिक एक्सपोर्ट वगैरह किए जाते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कानपुर, दिल्ली, बेंगलुरु और फाल्टा सेज, SEZ वाला सेज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि अभी टैरिफ को लेकर बहुत न्यूज में चल रहा है, टैरिफ, और इससे भारत का निर्यात क्या हुआ है, प्रभावित हो रहा है, ट्रेड प्रभावित हो रहा है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट करेगा, क्यों, क्योंकि न्यूज में बहुत ये आया हुआ है। अगला क्वेश्चन पे चले हम लोग यहाँ पे, ये देखिए लोकसभा चुनाव, क्योंकि अभी बिहार में इलेक्शन हो रहा है, वहां पे इलेक्शन कमीशन का काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे चुनाव को लेकर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चुनाव को लेकर कैसा क्वेश्चन पूछता है उसको देखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपका बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपादित हुआ। अगर आप बिहार का तैयारी कर रहे हैं तो बिहार का जो एमएलए वाला अभी होगा, स्टेट असेंबली का जो इलेक्शन चल रहा है, कितने चरण में हो रहा है, 2 चरण में हो रहा है, याद रखिएगा। उसी प्रकार लोकसभा चुनाव जो 18वीं वाला हुआ ना, 18th वाला, तो कितने चरणों में हुआ, ऑप्शन देखिए, 6 चरण, 8 चरण, 7 चरण, 9 चरण। मतलब अभी जिस राज्य में आप एग्जाम दे रहे हो, जिस राज्य का, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो अगर वहां इलेक्शन होता है स्टेट असेंबली, तो कितने चरण में होता है उसको ध्यान में रखिए, क्योंकि एग्जामिनर चरण को लेकर या फेज को लेकर क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 7 चरण में, ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि जो बिहार में अभी इलेक्शन हो रहा है, होगा, कितने चरण में होगा। अब आइए ये बोला, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप देखोगे ना कि भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, स्पेस इकोनॉमी हो और तकनीक का क्षेत्र हो, सब में। लेकिन अभी भी भारत में भूखमरी, मतलब आप देखोगे ना यहाँ पर कई करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको दिन भर में एक बार भी खाना नहीं मिलता है। तो ये भारत के लिए विरोधाभासी विचारधारा है कि एक तरफ भारत जो है क्लेम कर रहा है कि भारत की इकोनॉमी बढ़ रहा है, फिर भी वहाँ पे करोड़ों लोग ऐसे हैं जहाँ पे उसको एक टाइम का भी खाना नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट है, जो उन्होंने आर्टिकल लिखा था, काफी बेहतर लिखा था, इसलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे चंद्रयान 3 को लेकर। क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए कि भारत हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, उससे क्वेश्चन कैसे पूछता है कि भारत का जो चंद्रयान 3 है मिशन, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया, बहुत बढ़िया, ये सभी को पता है, जिससे भारत ऐसा करने वाला कितना नंबर का देश बन गया। तो आपको बता दें, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, सेकेंड नंबर का, थर्ड नंबर का, नहीं, क्योंकि आर्टिकल में बहुत बार आया था, और ये 4th नंबर करने वाला, या आप कह लीजिए मून क्लब में शामिल होने वाला भारत जो है ना 4th कंट्री हो गया। इससे पहले रसिया है, यूएसए है, और कौन है, चाइना है, अगर मैं गलत नहीं हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऐसे क्वेश्चन को डील करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, न्यूज में है इसलिए, और यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट मूव करें हम लोग, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग डील करेंगे। भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल
जीवन शैली, आप समझ रहे हैं ना, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली, कि आपको जो भी एक्टिविटी करना है वो पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप साइकिल से चल रहे हो, तो साइकिल से चल रहे हो तो क्या हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान नहीं हो रहा है, तो वो एक्टिविटी हो गया पर्यावरण के अनुकूल। आप मोटरसाइकिल का बहुत कम से कम यूज कर रहे हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे जो इमिशन होता है गैस का वो कम हो रहा है, तो ये सब क्या है, पब्लिक मतलब पर्यावरण के अनुकूल है। आप सिंगल यूज प्लास्टिक होता है उसको आप बाइकआउट कर रहे हो, उसका यूज नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपने घर में जो थैला होता है उसका यूज कर रहे हो, तो ये सब क्या हो गया, पर्यावरण के अनुकूल हो गया। आप एसी वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ठीक है, रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ये क्या हो गया, पर्यावरण के अनुकूल हो गया। उसी प्रकार पूछा जा रहा है कि पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की, और ये टॉपिक हम लोग क्यों लिए, एक तो एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट कर ही रहा है ये वाला, साथ ही क्लाइमेट चेंज को लेकर जो है ना आए दिन आर्टिकल आते रहते हैं, उसमें बताया जाता है कि क्लाइमेट चेंज के लिए कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, या हम लोग एसी वगैरह में जो सीएफसी गैस होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके कारण हमारा जो है ना क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है। आप देखो ना, यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो बादल फटने की घटना है, उसके पीछे भी क्लाइमेट चेंज का जो है ना फैक्टर काम करता है। इस कारण से ये आर्टिकल न्यूज में आता है और हम लोग इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो ये जो जीवन शैली है वो था मिशन लाइफ, याद है ना, मिशन लाइफ, और इसको भारत ने COP26 में अपनाया था, या संकल्प को दिया था मिशन लाइफ, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है मिशन लाइफ को लेकर कि किस कॉप में इसको अपनाया गया था, तो COP26, ये क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अभी हाल के एग्जाम में पूछा गया था ये वाला। ठीक है, मुझे लगता है क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे। सन 2025 इस वर्ष का बात हो रहा है, में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण, देखिए तीन तरह के कैटेगरी होते हैं, एक होता है पद्म विभूषण, एक होता है पद्म भूषण, एक होता है पद्मश्री। ये तीन जो है ना अवार्ड होते हैं, सिविलियन अवार्ड होते हैं। सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है, भारत रत्न, ठीक है, तो ये सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे ये आता है, ठीक। और 2025 में जो ना, मुझे लगता है आप लोग कमेंट में बताइए कि टोटल कितने लोगों को मिला है। मुझे लगता है कि 139 लोगों को मिला है, पद्म अवार्ड मिला है ना। तो मुझे ये बताइए कि पद्म विभूषण जो सेकेंड सिविलियन अवार्ड है, कितने लोगों को सम्मानित किया गया है, 7 लोग, 6 लोग, 4 लोग या 5 लोग। मुझे लगता है इसका जवाब 7 लोग हो जाएगा। और आने वाले एग्जाम में पद्म विभूषण को पूछ लिया ना, तो पद्म भूषण को पूछेगा और पद्मश्री को पूछेगा, या टोटल पूछ लेगा। ध्यान रखिएगा, हर एंगल को यहाँ पे कवर किया जा रहा है। ये क्वेश्चन पजल वाला है, एक क्वेश्चन मैंने लिया है आपके लिए ताकि आप लोग सॉल्व कीजिए। बहुत लोग जो है ना रीजनिंग और मैथ से जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं चाहते, लेकिन मैंने आपको दिया है ये क्वेश्चन। आप यहाँ पर समय लीजिए थोड़ा सा, तो मैं भी पानी वगैरह पी लेता हूँ। चलिए सॉल्व कीजिए तो आप लोग, लीजिए स्क्रीन पे आ रहा है। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये मुझे लगता है एग्जाम में जो है ना पूछा गया है ये वाला। चलिए फिर तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को आपने पढ़ा होगा, सॉल्व किया होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ये जो आप देख रहे हैं ना हेक्सागोन, तो एक्स के जगह कौन सा नंबर फिल होगा ये आपको बताना है। तो मुझे देखिए, क्वेश्चन को या पजल को सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि रीजनिंग मैथ वाला हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लेता है। जैसे बिहार का में भी 10 एग्जाम है, मतलब 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएस में तो सी सैट का एक अलग से पेपर है, सी सैट। यूपीएससी में भी सी सैट का अलग से पेपर है। तो हर एग्जाम में आपका मैथ का रीजनिंग का इंपॉर्टेंस रहता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपके लिए ले लिया है, ठीक है। तो सॉल्व इसको कैसे करना है, सॉल्व करना है इसको, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ना 6, और 6 के अपोजिट में है 2, कैसे क्या होगा। मुझे लगता है कि 6 अगर आया कैसे होगा, हम लोग 2 को लेते हैं, 2 का पावर क्यू करते हैं और -2 करते हैं, तो कितना आता है, 2 का पावर क्यू करने से 8 हो गया, और -2 करते हैं 6। चलिए ठीक है, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। दूसरा पैटर्न को फॉलो करते हैं, क्या ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। 3 का हम लोग करते हैं क्यूब और -3 कर देते हैं, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, -3 करते हैं, कितना हो गया 24। वाह, पैटर्न तो फॉलो कर रहा है, ये भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया। तो 5 का क्या हो जाएगा, तो 5 का हो जाएगा, आप 5 का क्यूब कर लो और -5 कर दो, तो कितना हो गया 125 -5 इक्वल टू 120। और मुझे लगता है ऑप्शन में 120 है, बिल्कुल
ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? मज़ा आएगा। तो देखिए, आपको पता है मैथ और रीज़निंग से अगर आपको डर लगता है या बनाने का इच्छा नहीं करता है या आप लोग को लगता है कि बोरिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल नहीं। मैथ और रीज़निंग जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। आप क्या कीजिएगा ना, आप सबसे आसान क्वेश्चन को मैथ में लीजिएगा, सबसे आसान क्वेश्चन। जिसको आपको लगता है कि नहीं ठीक है, मेरा मन नहीं कर रहा है बनाने का मैथ लेकिन फिर भी बना सकते हैं, वैसा क्वेश्चन को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप डेली 4 से 5 क्वेश्चन भी बना लेते हैं ना, तो आपका मैथ में जो जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, जो लगाव है, जो अटैचमेंट है मैथ के साथ, वो बढ़ जाएगा आपका। फिर आप मैथ के बिना नहीं रह पाओगे। ठीक है? चलिए, ये क्वेश्चन को देखिए, बार-बार रिपीट कर रहा है एग्ज़ाम में। इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते इस टॉपिक को। इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, ठीक है? ये कब बना संस्था? 1885 में बना था ना? आप लोग मुझे ये बताइए कि सबसे इसको फादर किसको बोलते हैं? आईएनसी के फादर का नाम बताइए कमेंट में। तो बता दें आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था और वाइसराय कौन थे? देखिए वाइसराय और गवर्नर जनरल में भी फ़र्क होता है। आप देखो ना 1858 के बाद जो एक्ट बना, बना ना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, उसके बाद जो गवर्नर जनरल था ना भारत का, उसी को वाइसराय कहा जाने लगा। वाइसराय मतलब जो अमेरिका की जो थी वो रानी, उसका रिप्रेजेंटेटिव को वाइसराय कहा जाता था, जो भारत में रहता था, ध्यान रखिएगा। उस समय का जो था ना लॉर्ड रिपन, लैंसडॉन, डफरिन, लॉर्ड कर्जन, ये देखिए लॉर्ड डफरिन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है लॉर्ड डफरिन ने। पता है लॉर्ड कर्जन ने आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में क्या बोला था कि मेरी इच्छा है लॉर्ड कर्जन का कि जब तक मैं जिंदा हूं हम कांग्रेस को टूटते हुए, मरते हुए, रोते हुए देखना चाहते हैं। ऐसा स्टेटमेंट था लॉर्ड कर्जन का, ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आपने एग्जाम दिया होगा, तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में सम्मिलित नहीं था जिसको लॉर्ड डलहौजी ने, इसको हड़प का नीति बोलते हैं, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यक्तिगत जो नीति था इसको बोलते हैं लैप्स, ठीक है? हड़प नीति इसको बोलते हैं हिंदी में और इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, याद है? तो उसको लेकर ये क्वेश्चन है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण किस क्षेत्र को नहीं मिलाया था? सतारा को मिलाया था, नागपुर को मिलाया था, झांसी को मिलाया था, कर्नाटक को नहीं मिलाया था। और यही क्वेश्चन जो है ना आपसे बार-बार पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं ना क्वेश्चन टॉपिक वही है। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका जो पैटर्न में चेंजेस आ रहा है ना उसको ध्यान में रखिए। अब जब भी टॉपिक को पढ़िएगा कि भारत ने कि डलहौजी ने किस क्षेत्र को मिलाया था तो आप इस एंगल को जरूर कवर कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आना है। अब ये देखिए आईएनसी को लेकर बार-बार क्वेश्चन पूछता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्वेश्चन क्या है? पहले 2 मिनट आपको समय देते हैं, सॉल्व कीजिए खुद से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? पता है शुरू में कहाँ पर होने वाला था? शुरू में होने वाला था कहाँ पे? कलकत्ता, पूना, बम्बई, लाहौर। तो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था ना, वो बम्बई में होने वाला था। मतलब बम्बई में हुआ पहला, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए और हाँ, ये क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया हुआ है ना कोलकाता, पूना, लाहौर, तो कांग्रेस का इन जगहों पर भी अधिवेशन हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण घटना यहाँ पे घटा है। तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। आने वाले एग्जाम में उस ऑप्शन से क्वेश्चन बनाएगा फिर। ये क्वेश्चन को देखिए, शायद रिपीट हो गया ना, कोई बात नहीं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आर्टिकल बहुत न्यूज़ में आ रहा है अभी प्रोडक्शन को लेकर। जैसे सीमेंट के प्रोडक्शन में भारत सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है? चाय के प्रोडक्शन में भारत जो है सेकंड नंबर पे आता है ना? और आप देखोगे बहुत सारे प्रोडक्शन हैं जैसे कि दलहन को लेकर भारत टॉप कंट्री में आता है। तो भारत की रैंकिंग को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक तरफ बागानी फसल है और देश का नाम दिया हुआ है, कंट्री का नाम। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए कोको, वो ठीक है, कोको जो होता है वो नाइजीरिया में, बिल्कुल सही। चाय के लिए श्रीलंका, बिल्कुल सही। रबड़ के लिए मलेशिया या थाईलैंड वगैरह हम लोग सुनते ही हैं, ये सही है। लेकिन कॉफ़ी के लिए उज़्बेकिस्तान कहाँ भाई? उज़्बेकिस्तान में तो आपको वो मिलेगा मिनरल्स वगैरह। तो कॉफ़ी के लिए आपका ब्राज़ील हो जाएगा। ब्राज़ील, जो साउथ अमेरिका का कंट्री है ब्राज़ील। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूछ रहा है आपसे नहीं पूछ रहा है ना, क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है। ये क्वेश्चन देखिए कि
भारत जो एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट को लेकर क्वेश्चन पूछेगा, टैरिफ के कारण बहुत चर्चा में चल रहा है। तो सबसे अधिक किस प्रोडक्ट को जो है ना एक्सपोर्ट करता है? तो यहाँ पे कृषि उत्पाद नहीं, खनिज अयस्क नहीं, हस्तशिल्प नहीं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है भारत। जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह जो है ना, भारत बहुत ज़्यादा क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। आप देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ब्राज़ील को लेकर, क्योंकि ब्राज़ील को लेकर बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यूपी पीसीएस में पूछ लिया, बिहार में पूछ लिया और भी यानी एग्ज़ाम में एएसओ में पूछ लिया, इसलिए ब्राज़ील को हम लोग देखेंगे। बोल रहा है कि विश्व जनसंख्या के संदर्भ में, वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है ना, उसके संदर्भ में क्वेश्चन है कि ब्राज़ील जो दक्षिण अमेरिका का देश है, बिल्कुल सही, सबसे अधिक जनसंख्या रखता है। करेक्ट आंसर है ये, ठीक है? आपको ये फैक्ट याद होना चाहिए। फिर यहाँ पे एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला नहीं, जनसंख्या वृद्धि पूछेगा ना तो अफ्रीका हो जाएगा, ये गलत हो गया। फिर अफ्रीका विश्व का सबसे अधिक सघन बसा महाद्वीप है, नहीं, यहाँ पर एशिया हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? तो ये एशिया होना चाहिए था इसमें और ये अफ्रीका होना चाहिए था इसमें, तब दोनों जाके करेक्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा? केवल 1। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद और भी है। यहाँ पर देखिए कि भारत में 2023-24 में कौन-सा राज्य खदान के मामले में अग्रणी है? क्यों इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है? ये तो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। और अभी कुछ दिन पहले आप देखोगे फूड सिक्योरिटी को लेकर आर्टिकल आया है। वही बताया ना आपको कि भारत जैसे तमाम देश जो है ना टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी वहाँ पर पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें ना 30 करोड़ का आबादी ऐसा है ना जिसको एक टाइम का खाना नहीं मिलता है। इसलिए फूड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट था और खदान को लेकर, क्योंकि भारत में प्रोडक्शन तो बहुत अधिक होते हैं लेकिन उसकी भंडारण की समस्या है। भंडार नहीं कर पाता भारत, उसको अच्छे से रख नहीं पाता है। इससे आधे जो है ना अनाज सड़ जाते हैं और इससे ना फूड क्राइसिस हो जाता है और हमारे लोगों को खाना तक नहीं मिलता है। आप देखें ना शादी पार्टियों में कितना अनाज बर्बाद होता है। तो वो सब नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो यहाँ पे पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो सबसे अधिक खदान का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है और यूपी पीसीएस में क्वेश्चन ये वाला पूछ लिया है। अब आइए इसको देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस से बहुत क्वेश्चन पूछता है। सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए हमने इस टॉपिक को ले लिए। तो सुभाष चंद्र बोस जो है ना जवाहरलाल नेहरू को हराए थे? नहीं। पट्टाभी सीतारामैया को हराए थे? शायद ऐसा हो सकता है। सरदार पटेल को या सी राजगोपालचारी? इसका जवाब हो जाएगा पट्टाभी सीतारामैया को हराए थे और इसको गांधी जी का सपोर्ट था, लेकिन फिर भी इनको हरा दिए थे। और गांधी जी ने कहा था इनकी हार मतलब हमारी हार, लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक, नाम सुना था ना, 1939 में स्थापना किया था उन्होंने। अब आइए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस देश का आजाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दिया गया था? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आप लोग सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस देश ने आजाद हिंद सरकार को जो है ना मान्यता दिया था? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है ना क्योंकि आर्टिकल कुछ दिन पहले आया था इसका, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग लिए हैं। आजाद हिंद सरकार को मान्यता दिया था, जर्मनी ने दिया था, इटली ने दिया था, फिलीपींस ने दिया था, इंडोनेशिया ने नहीं दिया था, क्योंकि यहाँ पर कोई और गवर्नमेंट था, मुझे लगता है फ्रांस का गवर्नमेंट था इंडोनेशिया में, इसलिए जो है ना इसको मान्यता नहीं दिया था। अब हम लोग बात करेंगे बायो फर्टिलाइजर के बारे में। बायो फर्टिलाइजर कि वो है क्या? क्या वो हरी खादें हैं, कार्बनिक खादें हैं? हो सकता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये सूक्ष्म जीव है ना, इसके कारण आप देखोगे ना जैसे मिट्टी वगैरह है या बहुत सारे प्रोडक्ट है, बायो प्रोडक्ट है, तो उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, इसको फर्टाइल करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, वो फर्टाइल बन जाता है, इसी को बोलते हैं जैव उर्वरक। आपने केचुआ क्या बोलते हैं उसको, अर्थवॉर्म ना, मेन्योर बोलते हैं ना उसको, केचुआ खाद को, तो वो किसका हो जाएगा? जैव उर्वरक का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये तमाम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, आई होप आप लोग को पसंद आएगा। और हाँ, आप लोग को बता दे रहे हैं कि हमारा चैनल जो है ना उसको यूट्यूब बढ़ने नहीं दे रहा, रोक दे रहा है, उसको ग्रोथ नहीं करने दे रहा है। हमारा जो चैनल का जो व्यू है ना, आप देखोगे 250, 300, 500, 900 जा रहा है। क्या हमारा चैनल इतने के लिए बना हुआ है? यूट्यूब इसको रोक रहा है, ठीक है। तो आप लोग जब भी सर्च कीजिएगा ना तो नाम से सर्च कर लीजिएगा, जीएस अमर सर, ठीक है।
आप लिख के सर्च कीजिएगा और वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यूट्यूब का जो क्राइटेरिया वगैरह होता है ना, उसमें कुछ ना कुछ लैक हो जा रहा है। हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं, कंटेंट को बेहतर कर रहे हैं। आपको पता है ना, हमारे चैनल पे जनसत्ता एनालिसिस होता है, तो उसका वहाँ पर आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी कंटेंट दिए जा रहे हैं। तो आज से ही शुरुआत हुआ है इंग्लिश वाला। बहुत लोगों ने वहाँ पे कमेंट किया था, बहुत लोगों ने नहीं, मुझे लगता है कि 40-45 लोगों का कमेंट था और उस पे बहुत दिन से विचार कर रहे थे हम, कि हम जल्दी से इसको इंग्लिश में भी लेके आएँगे, और इंग्लिश में आ गया। मतलब टॉपिक तो हिंदी में है, लेकिन जो हम मेंस का टॉपिक वहाँ पे जो करते हैं क्वेश्चन आंसर, वो आपको हिंदी में या इंग्लिश दोनों में मिलेगा। ओके? और आपको क्या बता दें यहाँ पर आपको बता देंगे, यहाँ पे क्या बता सकते हैं? हाँ, तो यूट्यूब हमारा चैनल को रोक रहा है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और नाम से सर्च करेंगे, ठीक? उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो कमेंट करेंगे आप लोग, लाइक करेंगे। इससे यूट्यूब को लगता है कि हाँ, हमारे चैनल पर जो है ना, लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ वीडियो देखेंगे, अपने काम का चीज़ को नोट करेंगे और उसके बाद वीडियो कौन बना रहा है, क्या आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रयास दोनों तरफ से होगा तो बेहतर रहेगा। हम कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए। और अभी बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं ना, अगर आप डेली 25 से 30 क्वेश्चन को देख रहे हैं और वो क्वेश्चन जो फिर से एग्ज़ाम में आपका रिपीट करेगा और जो आपका न्यूज़ में रहता है, उन तमाम टॉपिक को लिया गया है। ऐसा नहीं कि बस हवाबाजी यहाँ पे हो रहा है, बिल्कुल नहीं। क्लियर है? तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा-सा सपोर्ट करेंगे, थोड़ा-सा अपना एफर्ट लगाएँ, लाइक करके दिखाएँ कि हाँ, लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है। और जितना भी एग्ज़ाम है ना, सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये चीज़। और ये हमारे चैनल का लोगो है, ध्यान रखिएगा, ये वाला। ये पीडीएफ चाहते हैं, तो हम अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। ये फ्री रहेगा, इसके लिए कोई चार्ज नहीं रहेगा। हाँ, चार्ज बस 2 चीज़ का लग रहा है। एक है बीपीएससी 71 जो मेंस है, क्योंकि उसमें उसमें जो है ना मैन पावर लगता है। हमें स्टाफ रखने पड़ते हैं, उनके लिए हमें देना पड़ता है, ठीक है? बाकी मुझे नहीं चाहिए। ओके, चलिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, और आप लोग का सपोर्ट रहेगा, हम ऐसा आशा करते हैं। और नई ऊर्जा के साथ फिर से हम लोग नई वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।